अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम वांट ऑफ इक्वेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। इस इक्वेशन का आगे क्या क्या स्टेप्स होंगे डेरिवेशन के उसको डिटेल में देखेंगे। और ये इक्वेशन बच्चों आपकी कोर्स आउटलाइन की एक मेन इक्वेशन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन मैनी टाइम्स आपके एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों आपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ चीजें पढ़ रखी हैं कि अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी की टेम्परेचर डिपेंडेंस एट कांस्टेंट प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल होता है चेंज इन दी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के। तो अगर आपके पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से लेस होगी, तो उसके लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी कि जिसके अंदर आप पार्शियल फ्रैक्शन जो कि आपके पास कर्ली साइन है उससे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद रेट ऑफ चेंज ऑफ gives free energy with respect to temperature at constant pressure will be equal to माइनस एस, और इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नेम दे देंगे। अब बच्चों आपने ये भी पढ़ रखा है कि आपके पास यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं जिनमें एक गिव्स फ्री एनर्जी है और सेकंड जो है वो आपके पास चेंज इन एंट्रोपी है। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को हम कहते हैं कि ये इक्वल होती है जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट के, जबकि चेंज इन एंट्रोपी प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी के इक्वल होती है। इसी के साथ ही आपने गिब्स फ्री एनर्जी की भी डेफिनेशन पढ़ रखी है जिसके अकॉर्डिंग जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये इक्वल होती है चेंज इन इंथैल्पी माइनस टेम्परेचर विद एंट्रोपी। तो ये आपके पास कुछ इस तरह के रिलेशन है जिसमें अगर आपको कोई चेंज दे दी जाए जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट मुकर्रर हो तो ये इक्वेशन आपकी मॉडिफाई होके डेल्टा साइन के साथ लिखी जा सकती है। और आप यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज जो है वो इनका इस तरह से इक्वल होगा। और अगर आपने यहाँ से माइनस टी डेल्टा एस को निकालना हो तो ये एच दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और ये आपके पास इक्वेशन नंबर बी आपकी हासिल होगी। अब आपने करना क्या है, आपके पास ये इक्वेशन नंबर ए थी जो कि मैंने प्रीवियस स्टेप से दोबारा देख के लिखी। अब आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर ए है इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ए को हम इक्वेशन नंबर बी में जो डेल्टा एस यहाँ पे लिख रखा है वहां पे इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो आपको वैल्यू दी गई है ये आपको माइनस एस यानी जो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है माइनस साइन के साथ उसकी वैल्यू है, जबकि आपने यहाँ पर जो एंट्रोपी की वैल्यू पुट करनी है वो सिंपल आपने एस की वैल्यू को पुट करना है। तो आप क्या करेंगे कि आपने अगर एस की वैल्यू को पुट करना हो तो यहाँ से माइनस साइन खत्म करने के लिए आपको इस पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ डेल्टा एस की जगह पे माइनस साइन यहाँ पे साथ मेंशन होगा और इसकी पूरी वैल्यू को आपने एज इट इज लिख देना है और ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि ये माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल होगा सिंपल टेम्परेचर के विद पार्शियल फ्रैक्शन जिसको हमने कर्ली साइन से डिनोट किया था। अब ये कर्ली साइन क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको आपने कब इस्तेमाल करना होता है कि जब आपके पास एक फंक्शन हो और वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करे तो उसको हम पार्शियल या कर्ली साइन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी और अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आपके स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो। अब स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या थी ये आपने कल पढ़ी थी कि जब भी आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है कि अगर आप किसी भी सिस्टम के लिए 1 मोल ले लें, इसके अलावा आप प्रेशर को इक्वल कर देते हैं 1 ATM के, और इसी के साथ ही आप टेम्परेचर जो है उसको आप अगर लिखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस के, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट्स होती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो उसमें जब आप स्टैंडर्ड स्टेट अप्लाई करेंगे तो आपने गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की शक्ल में लिखना है, सिंपल जी को भी अगेन जी नॉट की शक्ल में, और जो आपकी इंथैल्पी है वो भी आपकी स्टैंडर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये वाली जो एक इक्वेशन आई है ये इक्वेशन आपने जब आपने कल का एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें आपने रिलेशनशिप स्टडी किया था बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी में, तो वहां से आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी और इस इक्वेशन को आपने वांट ऑफ इक्वेशन में अप्लाई करना है
टू डिराइव इट्स रिलेशन। तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन के ऊपर बच्चों आपने मैथमेटिकली इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने से पहले आपने इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करना है, जिसको बच्चे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, सबसे पहले तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझाई जाएगी, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है उनको समझाने के लिए ये स्टेप कंपलसरी था। तो आपने क्या करना है, आपने डेल्टा जी को अब यहाँ पे नोट नहीं करना, आपने जैसे आगे वाली टर्म है इसके ऊपर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। पहली बात यहाँ पे आपने याद रखना है कि आर आपके पास एक कांस्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर एक आपके पास हिस्सा है, और लॉग नेचुरल के पी आपके पास एक डिफरेंट फैक्टर है। तो ये दो चीजें होंगी जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो आपको समझाने के लिए प्रोडक्ट रूल के लिए दो आपको टर्म दी गई कि फर्ज करें कि आपको अगर एक u है और एक v है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और आपने इसका डेरिवेटिव निकालना हो, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल इस तरह से अप्लाई किया जाता है कि जो पहले वाला u का पार्ट होगा, u क्या होगा, फर्ज किया कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जिसके लिए आप डेरिवेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगी तो आपने क्या करना है, पहले स्टेप में आपने u को एज इट इज रहने देना है और v को इन दोनों के साथ ऐसे लिख देना है। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो एट द एंड दरमियान में आके एड अप होंगी, यानी उन दोनों के दरमियान में साइन जो है वो आपने प्लस का डालना है। सिर्फ एक दफा आपने पहले u को लिखना है और नेक्स्ट स्टेप में आपने u को ऐसे ही रहने देना है और v को आपने स्टार्ट में ले आना है। तो पहले आपको इस प्रोडक्ट रूल का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जब मैं ये इक्वेशन परफॉर्म करूंगी तो मैं यहाँ से इस r माइनस आर के साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास मैंने इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किसका लूंगी मैं, एक आपके पास ये टेम्परेचर की टर्म होगी और एक आपके पास लॉग नेचुरल के पी की पूरी टर्म होगी। ठीक है, कि ये आपके पास दो हिस्से हैं जिसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। तो अब जब आपने इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करना है तो हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं कि जो आपके पास इस इक्वेशन में u दे रखा है, हम ये कहते हैं कि u आपका टेम्परेचर है और v आपकी क्या चीज है जी, लॉग नेचुरल kp है। अब यहां से जब आप आगे चलेंगी तो इसी फार्मूला को मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलती हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी हमने कहा कि हमने इक्वल के दूसरी तरफ जो चीज मौजूद है, यानी आपके पास इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या था कि आप यहाँ से इस स्टेप से ये वाला जो हिस्सा है इसको आप ले लें। लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे आपके सामने मैं लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये आपके पास दो टर्म थी। ठीक है, एक टी था, एक लॉग नेचुरल के पी था। अब आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई किया, यानी डी बाई डी टी ऐसे ही लिखेंगे। यू आपके पास क्या है, टेम्परेचर, और वी की जगह पे आपने लॉग नेचुरल के पी लिख दिया। इसके बाद आपने इसको इक्वल किया। इक्वल करने के बाद आपके पास u क्या है, टेम्परेचर है, dv और dt क्या होंगे, v dv आपके पास क्या होगा, ये लॉग नेचुरल के पी होगा और dt इसके नीचे एज इट इज आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये प्लस साइन है, आपने v की वैल्यू लिखनी है। v की वैल्यू किसके इक्वल है जी, लॉग नेचुरल के पी के इक्वल है। और उसके बाद d आपने साइन ऐसे ही लिखा। अब आपने यहाँ लिखा u आपका किसके इक्वल था, टेम्परेचर के, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, dt से। dt दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो पीछे क्या बचेगा, आपके पास टेम्परेचर बच जाएगा। इसके बाद ये पूरी टर्म आपके पास पीछे बच जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये जो टर्म है, ये वाली डी लॉग नेचुरल के पी ओवर डी टी प्लस लॉग नेचुरल के पी के इक्वल आ जाता है। अभी आपको याद होगा मैंने इस वाली इक्वेशन में से एक चीज हटा दी थी, वो आपके पास क्या थी, दैट इज योर माइनस आर साइन। अब माइनस आर साइन क्यों हटाया था, क्योंकि मैंने कहा था कि जो कांस्टेंट है उसका हम डेरिवेटिव में कोई रोल नहीं होता। जो चीजें चेंज हो रही होती हैं, जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, सिर्फ उनके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना होता है। तो अब हम अपनी इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए माइनस आर को अगेन इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरी इक्वेशन के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी माइनस आर डी टी लॉग नेचुरल के पी ओवर डी टी, और इसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा और इसके बाद आर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस आर साइन के साथ ये टी हो जाएगा और ये लॉग नेचुरल के पी के इक्वल होगा।
और इसके बाद आप अगर यहाँ पे देखें तो ये हम ये कहते हैं कि ये आर आपका इधर भी आ जाएगा और यही आर का साइन आपका इधर भी मौजूद होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या नोट करना है। सॉरी बच्चों, ये टी जो है यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे टी नहीं होना चाहिए। इसको माइनस आर लॉग नेचुरल के पी के इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद बच्चों तो बच्चों हम अभी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ये जो टर्म थी, प्रोडक्ट रूल हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे हमने बात की थी कि ये जो माइनस आर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आर लॉग नेचुरल के पी होगा। अब ये चीज आपको आई थिंक कंफ्यूज कर रही है। ये मैं यहाँ से खत्म करती हूँ ताकि आपको पता चले कि पीछे क्या बचा हमारे पास। ये बच जाएगा माइनस आर डी टी लॉग नेचुरल के पी बाई डी टी माइनस आर लॉग नेचुरल के पी। अब हमने कहा कि ये जो पूरी इक्वेशन हमने स्टार्ट की थी, कहाँ से हम बच्चों हमने स्टार्ट की थी, यहाँ से। क्योंकि पहले हमने इसके ऊपर आर को माइनस आर को हमने सेपरेट कर लिया था और हमने कहा था हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया था। तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद जब हमारी ये प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है तो पीछे क्या बच चुका था, डेल्टा जी नॉट। तो ये हमारे पास इस पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन था। ठीक है, ये आफ्टर प्रोडक्ट रूल आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास बच्चों एक मेन इक्वेशन है। इस पूरी इक्वेशन की बच्चों हमने डिफरेंशिएशन परफॉर्म करनी है और ये डिफरेंशिएशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट पी के ऊपर। बच्चों हम ये इक्वेशन जो है वो आपकी इंटीग्रेट करेंगे। अब जब आपने इसकी पूरी की पूरी इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर, यानी यहाँ पे भी आपने डिवाइडेड बाय dt लेंगे, इसके साथ भी आप dt लेंगे और इस इक्वेशन के साथ भी आप dt लेंगे। अब क्या होगा कि जब ये पूरी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन होगी तो ये dt इस dt के फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये इक्वेशन चूंकि आप एट कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर का फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। तो पीछे इस इक्वेशन में क्या बचेगा, माइनस आर लॉग नेचुरल के पी और इसके साथ माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी डिवाइडेड बाय डी टी आ जाएगा। अब यहां तक ये स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब ये मल्टीप्लीकेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो है वो वांट ऑफ इक्वेशन का एक रिलेशन ड्राइव हो जाए। तो बच्चों ये मैथमेटिक्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके जरिए अगर आप एक जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर इक्वल है तो वो इक्वेशन की दोनों साइडों पर एग्जैक्टली मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी आपने टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करना है और ये टेम्परेचर इन दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई होगा। तो एक दफा टेम्परेचर इस आर के बाद इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका टेम्परेचर गिवन है। ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होने के बाद ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक ये फार्मूला पढ़ा था जिसमें आपने क्या देखा था कि डेल्टा जी नॉट आपका किसके इक्वल होता है, माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां तक आपने ये नोट किया कि ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, ये फार्मूला, ये आप पढ़ चुके हुए हैं कि ये इक्वेशन आपकी ये इंडिकेट करती है कि डेल्टा जी नॉट आपका माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी के इक्वल है। यानी ये वाली जो आपकी पूरी टर्म मौजूद है इस पूरी इक्वेशन को बच्चों हम इस इतने पार्ट को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा जी नॉट के साथ। और जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी इस जगह पर डेल्टा जी नॉट की सूरत में इंट्रोड्यूस होगी। और इसके बाद
आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आर टी का स्क्वायर आ जाएगा। आपने अभी इस इक्वेशन को कंसिडर नहीं करना। ये मैं आपकी यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिमूव करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपके पास क्या हुआ है कि ये वाला स्टेप अगर हम नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि आपने क्या कहा कि इस पूरे पार्ट पर इसकी जगह पे डेल्टा जी नॉट आ गया है और यहाँ पे माइनस आर टी स्क्र डी लॉग नेचुरल के पी डिवाइडेड बाई डी टी का फैक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो आपके पास पिछला पार्ट था जो अभी आपने यहाँ पे नोट किया था वो आपके पास क्या था। एक मिनट बच्चों, मैं जरा इसको बैक पे ले जाती हूँ। जी, तो यहां तक हमने देख लिया था कि ये पार्ट आपके पास ऑब्टेन हो चुका था। अब आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 भी आई है। ये इक्वेशन नंबर 1 मैं आपकी याद दहानी के लिए दिखा रही हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 बच्चों हमने स्टार्ट में निकाली थी। इस इक्वेशन को हमने कहा था कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, अपनी इक्वेशन नंबर 2 के साथ, और जो कि हमारे पास कौन सी है, ये वाली है जो कि अभी अभी हमने इस इक्वेशन से निकाली है। तो इन दोनों इक्वेशन की साइड्स अगर आप देखें तो ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है तो इक्वेशन की ये साइड भी इस दूसरी साइड की इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस साइड पे डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट है तो इस साइड पे आप इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज इस फॉर्म के अंदर राइट डाउन करेंगे। यहां तक लिखने के बाद आप अगले स्टेप में क्या करेंगी, आप अगले स्टेप में यहां से इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा जी के पार्ट को जो है वो आपने एक तरफ करना है। यानी आपने यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ से डेल्टा एच नॉट निकालना है। ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये आप निकालना चाहती हैं। तो निकालने के लिए चूंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो बच्चों जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो माइनस का जितना भी पार्ट है ये दोनों साइड होंगी जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएंगी तो इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा जी नॉट देखें तो ये पॉजिटिव का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये पूरी टर्म माइनस की है तो यहाँ जाके आपके पास ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो पीछे क्या बचेगा, डेल्टा एच नॉट विल बी इक्वल टू आर टी स्क्र डी लॉग नेचुरल के पी डिवाइडेड बाई डी टी के इक्वल होगा। अब अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करें तो ये वाली जो टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर टी का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाके वो हमेशा डिवाइड होती है। तो डिवीजन होने पर ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी, डेल्टा एच नॉट ओवर आर टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी लॉग नेचुरल के पी डिवाइडेड बाई डी टी के। ये तो बच्चों आपकी जो इक्वेशन है यहां तक जब आपकी इक्वेशन आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये वांट हाफ आइसोकोर है। अब इसको हम ये कहते हैं कि ये जो इक्वेशन आपको हासिल हुई है इसके अंदर आपके पास इस इक्वेशन को हमने वांट हाफ इक्वेशन का नाम देते हैं। और इस इक्वेशन में आप रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका बच्चों क्या है, दैट इज योर के पी। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये किसके साथ आपका चेंज हो रहा है, विद टेम्परेचर। अब हम इस टेम्परेचर का यानी इस पूरी टर्म का किसके साथ हम रिलेशन देखने लगे हैं, हम इस पूरी इक्वेशन का रिलेशन देखेंगे बच्चों इस डेल्टा एच नॉट के साथ। आपने ये पढ़ रखा है कि अगर किसी इक्वेशन में ये दोनों टर्म एक दूसरे के आमने सामने है, इट मीन अगर ये टर्म आपकी नेगेटिव हो तो के पी भी आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, के पी अगर आपका डिक्रीज होगा तो डेल्टा एच भी आपका नेगेटिव होगा। यहाँ देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव कब होता है, जब रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है, यानी उस रिएक्शन में आपकी हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो उस टाइम पे के पी को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर के पी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। क्योंकि जो आपका टेम्परेचर है वो आपकी डेल्टा एच साइन के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। और अगर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो बच्चों ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब आपका के पी इंक्रीज होगा। ठीक है, और टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। तो इस इक्वेशन को यहाँ तक देखने के बाद आप इसकी डिफरेंट न्यूमेरिकली कैलकुलेशन फर्दर कर सकते हैं। और ये जो आपके पास इक्वेशन आती है लॉग नेचुरल के पी वाली, यानी यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखें और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ये डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब आपने आगे फर्दर इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। तो इंटीग्रेशन आप कब परफॉर्म कर सकते हैं,
जब दो टर्म एक जैसी हो, जो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं इंटीग्रेशन में, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बाहर निकालेंगे कि यहाँ पे अगर आप नोट करें डेल्टा एच नॉट ओवर आर, हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, पीछे क्या बचेगा आपके पास डी टी और डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब यहाँ आप नोट करें, अगर तो यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर का पावर स्क्वायर ना होती, ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सा लॉग नेचुरल टी आ जाना था। लेकिन अब आपके पास जो हिस्सा है उसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में टेम्परेचर का स्केयर मौजूद है जो कि इसकी पार है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका पार रूल अप्लाई होता है। इस पार रूल को भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये किस तरह से आपका सॉल्व होगा। कि लॉग नेचुरल के पी को आपने ऐसे ही लिखना है, डेल्टा एच नॉट ओवर आर आपका ऐसे ही आ जाएगा। इसको मैं बच्चों नीचे जो है वो इस इक्वेशन को लेकर चलती हूँ ताकि आपको जो है वो इस इक्वेशन की समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ आप नोट करें कि ये आपने कांस्टेंट फैक्टर इंटीग्रेशन से पहले लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर की पार क्या है जी, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी कोई वैल्यू नीचे हो और जब आपने इसको ऊपर लेके जाना हो तो उसका साइन फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और ये डी टी आपके पास ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप से हमारे पास बात चलती है पावर रूल की। पावर रूल बच्चों क्या होता है, पावर रूल ये कहता है कि जो आपके पास वैल्यू होगी, यानी -2 इसका और टेम्परेचर का आपके पास क्या मौजूद है, सिंपल 1 मौजूद है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर का 1 और इसका -2, तो ये क्या बन जाएंगी इसकी पार, तो इसको हम कहेंगे कि इसकी पार इक्वल होगी -2 + 1 से। ठीक है, तो ये पार रूल में ये चीज ये कहलाती है कि जो चीज पार होती है वही चीज उसके डिवीजन में डिवाइड होती है। यानी ये चीज आप जहन में रखिएगा कि पार रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी चीज पार में मौजूद है और वो -2 + 1 है, तो जो चीज उसकी पार होगी उसी पार के साथ उसने डिवाइड होना है। यानी जो चीज पार होगी उसी के साथ उसने डिवाइड होना है। तो ये आपका पार रूल है जो कि आपने इंटीग्रेशन के अंदर परफॉर्म करना होता है। कि अगर आपके पास कोई चीज इंटीग्रेशन में है और वहां पे वो डिनोमिनेटर में स्केयर की शक्ल में है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने स्केयर को ऊपर लेके जाना होता है, उसका साइन रिवर्स होता है, और यहाँ पे इस टेम्परेचर का 1 और ये -2, ये इसकी क्या बन जाएगी, पार। जो चीज पार में होगी वो ही वही पार एज इट इज इसकी डिवाइड होगी। फर्ज करें अगर आपके पास ये वैल्यू -3 + 1 होता तो इसका आंसर में जो डिवीजन होनी थी वो भी -3 + 1 से होगी। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये -2 और +1 को अगर आप सॉल्व करें तो आंसर -1 आएगा, इसका भी आंसर -1 आएगा। अब आपने इस टेम्परेचर का -1 अगर खत्म करना हो तो ये कैसे खत्म होगा, ये 1/T हो जाएगा और ये माइनस इससे डिवाइड होके ऊपर चला जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन पावर रूल से सॉल्व होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी डेल्टा एच नॉट ओवर आर में, डेल्टा एच नॉट ओवर आर में, और इसके साथ क्या होगा, ये -1/T प्लस कांस्टेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास आपने जो इक्वेशन है बच्चों वो दो फैक्टर्स के लिए निकालनी होगी। एक दफा आप ये इक्वेशन निकाल लेंगे लॉग नेचुरल के पी 1 के लिए, इसी तरह आपने यही इक्वेशन आपने सेकंड वैल्यू को रख के उसके लिए भी आपने निकालनी है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो कांस्टेंट फैक्टर होंगे ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एक फैक्टर पॉजिटिव का होगा, दूसरा फैक्टर नेगेटिव का होगा, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस स्टेप पे आके ये खत्म हो जाएंगे। और अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि चूंकि आपने ये इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स अब आप परफॉर्म करने लगे हैं, क्योंकि आपके पास जो अपर लिमिट है वो KP2 है, जो लोअर लिमिट है वो KP1 है, तो आपकी इस इक्वेशन की जानिब लॉग नेचुरल KP लिखा जाएगा। इसी तरह ये जो आपकी जनरल इक्वेशन आई थी जो -ΔH/R की तरह से आ गई है उसको आपने लिखा, और इसके साथ आपने टेम्परेचर T2 और T1 को इंट्रोड्यूस कर दिया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने अगेन जो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं जैसे कि डेल्टा एच नॉट ओवर आर है इसको आपने बाहर निकाल लेना है और इसके अंदर आपने -1/T को लिख देना है। इसके बाद अगला स्टेप आप फर्दर देखें तो आपने जब इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म की थी इस पूरी की, तो आपने यहाँ पे नोट किया था कि इसका आंसर हल होने के बाद जो आपने पावर रूल अप्लाई किया था उससे सॉल्व होने के बाद इसका आंसर आ चुका था आपके पास -1/T। अब यहाँ तक करने के बाद आपने अगले स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इनकी लिमिट्स लिखनी है। लिमिट्स कैसे लिखते हैं कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो अपर लिमिट्स होती है उसको आप पहले लिखते हैं और जो आपके पास लोअर लिमिट्स होती है उसको आप बाद में लिखते हैं। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है
ये आपके पास कन्वर्ट हो जाती है लॉग नेचुरल KP2 में, यानी ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको आपने एज इट इज लिखना है, जो पहली अपर लिमिट है फिर माइनस लोअर लिमिट है। इसके बाद ये जो आपके पास डेल्टा H0/R है, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और ये आपके पास सिंपल 1/, ये चलें आप ये काम करें कि आप इस माइनस साइन को अभी जो है वो चेंज ना करें, इसके साथ आप माइनस को रहने दें और यहाँ पे आप अपना माइनस खत्म कर दें। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ तक आपके पास ये इक्वेशन में आ जाएगा और ये जो टर्म है आपकी, ये आपकी इस तरह से इंट्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे इस स्टेप पे आके आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा H0/R आपका एज इट इज लिखा जाएगा, और यहाँ पे भी आपने अपर लिमिट्स लिखनी है। अपर लिमिट्स कैसे होगी आपकी, क्योंकि ये 1/t की शक्ल में है तो ये 1/t2 होगा। इसका माइनस का साइन आपने पहले लिख देना है, क्योंकि दोनों वैल्यूज के जो माइनस आता है, एक तो वो माइनस है और एक इसका जो हलशुदा माइनस है, यानी लोअर लिमिट का -1/t1 आ जाएगा। इसको आपने लिखा। लिखने के बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये अब बच्चों आपका माइनस साइन यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है, ये डेल्टा H0/R होगा। अब आप यहाँ पे देखें तो ये -1/t2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस एक दूसरे मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपके पास +1/t1 की इक्वेशन आपको हासिल हो जाएगी। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। कैसे रीअरेंज करना है कि जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको आपने पहले लिख देना है, जो नेगेटिव फैक्टर है वो आपने इसको बाद में लिख देना है। तो जो आपके पास सॉरी, आपने अभी इसको रीअरेंज नहीं करना, आपने इस इक्वेशन को बच्चों माइनस साइन के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। ये जब आपकी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन में इस साइड पर माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो चुका होगा, और ये माइनस डेल्टा H0/R हो जाएगा, और यहाँ का माइनस साइन जो है चूंकि वो ख़त्म हो चुका हुआ है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये साइन आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये T2 और T1, जो 1 है उसको आप पहले लिख लें, T2 को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एलसीएम ले रखा है इसका। और इसके बाद ये आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन जो है वो आपको हासिल हो जाएगी, जो कि आपके पास कहलाएगी वांट हाफ इक्वेशन। इसकी इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको वैल्यू डिटरमिन हो डेल्टा H0 की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की, तो हम किसी भी टेम्परेचर पर कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी और टेम्परेचर पर भी इसकी वैल्यू को। अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज का पता चल जाए तो आप इसके जरिए डेल्टा H0 को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।